Okay, the recording has been started now. ठीक है हाँ इनिशियल सेमिनार की प्रिपेयर करना आयूँ उन्हें मैं इनिशियल सेमिनार में कड़ी कड़ी गलियां होंदियां क्या क्या चीज़ें होती हैं इनिशियल सेमिनार में मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, बाकी अभी तक आपके 2 क्लासेस हो चुके हैं। उन 2 क्लासेस में आपके सुपरवाइज़र ने हो सकता है आपको टॉपिक दे दिया हो, किसी सुपरवाइज़र ने नहीं दिया होगा। सो टॉपिक सिलेक्शन के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल सेमिनार कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन में उठाऊँगा, वही प्रेजेंटेशन सेम प्रेजेंटेशन होगी हर किसी की, और उस प्रेजेंटेशन में जो जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सेम होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो हर किसी का चेंज बन जाता है प्रेजेंटेशन। लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। Okay, I think this presentation is visible to you. So let me maximize this particular presentation. So अभी आपको प्रेजेंटेशन वन बाय वन में आपको बताता जाता हूँ और दिखाता जाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल सेमिनार इज ऑलवेज विद द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कोई जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो भी है जिसको जैसे समझ आए वो फर्स्ट स्लाइड अपने हिसाब से रख सकता है। सेकंड स्लाइड ऐसे होता है, सेकंड स्लाइड में हम क्या करते हैं भाई, मेहरान यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, उसका लोगो आ जाता है, उसमें आईएसओ का लोगो आप डाल दें तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन सिंपल रखें तभी आपकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखोगे आप, उसके बाद आप अपना टॉपिक रखोगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी स्टूडेंट था इसका टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यून बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल। ठीक है, ये हाईवे में इस स्टूडेंट ने टॉपिक उठाया था, तो इसका पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर आ गया। आप भी ऐसे ही अपना जो भी टॉपिक मिले आपको ऐसे ही रख सकते हो। उसके बाद ये एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आप रखो अपना नाम रखोगे कि ये इनिशियल सेमिनार है आपका या फाइनल सेमिनार है। अभी आप इनिशियल सेमिनार दे रहे हो तो इसलिए यहाँ पर रखोगे इनिशियल सेमिनार। उसके बाद आप अपना नाम एंड रोल नंबर प्लेस करोगे। देखिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे, क्योंकि F1-6 में 3 स्टूडेंट थे, तो आपका सिर्फ सोलो थीसिस है, तो यहाँ पर सिंपल अपना नाम लिखकर और यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करोगे। उसके बाद नीचे अपना जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा उसका नाम मेंशन करोगे। ये स्लाइड जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपने थीसिस कौन से टॉपिक पे करनी है, आपका इनिशियल टाइम सेमिनार है या फाइनल सेमिनार है, और आपका रोल नंबर एंड नेम क्या है, और आप किसके अंडर में थीसिस बुक कर रहे हो। ये स्लाइड वो चीज़ कवर करती है। दैट इज दिस इज द सेकंड स्लाइड। ठीक है, उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट स्लाइड जिसमें मैं आपको तकरीबन आज का लेक्चर या जनरल डिस्कशन जो भी है इसके ऊपर ही होगा। सो देखें, ये थर्ड स्लाइड होता है आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, आउटलाइंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये जो भी इनिशियल सेमिनार है उसका आउटलाइन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। कौन सी, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, फिर स्कोप ऑफ द स्टडी, फिर दी एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एंड लास्ट में रेफरेंस देते हैं। अब ये सारी चीज़ें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, किसी को समझ आ रही होंगी किसी को नहीं आ रही होंगी, तो वन बाय वन में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें देते हैं, लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में लिखो या वर्ड फॉर्मेट में लिखो, तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है। जो भी आपने टॉपिक दिया है ना, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, एक तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, दूसरा उसके अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल भाई, इसका टॉपिक था स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यून बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल। तो ये सबसे पहले तो ये किस चीज़ पे थीसिस कर रहा है, ये बिट्यूमेन पे थीसिस कर रहा है, तो पहले ये बिट्यूमेन के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा कि बिट्यूमेन होता क्या है वगैरह वगैरह। ये मींस इंट्रोडक्शन ऑफ बिट्यूमेन। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन होता क्या है, उसकी नीड की क्यों होती है, यहाँ प्रीवियसली किस तरीकों से, किन तरीकों से मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन की गई। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वेस्ट इंडियन ऑयल।
तो ये वेस्ट इंडियन ऑयल के बारे में बताएगा कि वेस्ट इंडियन ऑयल क्या है, पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, एक्सेस में अवेलेबल है, वेस्ट मटेरियल ये कैसे है, ईटीसी ईटीसी मींस ये सारी इंट्रोडक्शन आ जाएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिट्यूमेन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इंडियन ऑयल, और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक। सिंपल कि भाई इंट्रोडक्शन इज द इंट्रोडक्शन of your topic and introduction of the all technical terms used in your topic। सिंपल, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल होता है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो होता है ये आपके थीसिस का, इनिशियल सेमिनार का 70% कवर करता है, ऐसे समझो 70% वर्क कवर करता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, कैसे करते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लिटरेचर रिव्यू इज एक्चुअली द previously वर्क डन ऑन योर रिसर्च टॉपिक। जो भी आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया है उस पे प्रीवियसली कितना वर्क हो चुका है, या रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक, या आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कितना काम हो चुका है। देखिए, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो टॉपिक है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमेन बाय यूजिंग वेस्ट इंडियन ऑयल। तो ये बताएगा कि भाई वेस्ट इंडियन ऑयल पे तो हम काम कर रहे हैं, उससे पहले किस किस चीज़ पे पहले काम हो चुका है मॉडिफिकेशन पे, बिट्यूमेन की मॉडिफिकेशन किस किस चीज़ों पे हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड भी अगर पास्ट पेपर मिल जाते हैं, या पास्ट रिसर्च मिल जाते हैं, या पास्ट रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं, तो वो भी लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लिटरेचर रिव्यू इज दी पास्ट रिसर्च वर्क डन रिलेटेड टू योर टॉपिक, प्रीवियस रिसर्च वर्क डन रिलेटेड टू योर टॉपिक। ठीक है, अब ये लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं। सबसे पहले भाई जो भी आपका टॉपिक है वो आप लिखोगे या कॉपी करोगे और गूगल पे पेस्ट करो या गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करो। मेरे ख्याल में तकरीबन स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि गूगल स्कॉलर क्या चीज़ है। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू कि भाई जो भी आपका टॉपिक है वो आप या तो गूगल पे पेस्ट करोगे, या तो गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करोगे। गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करने के बाद उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आपके पास सामने आ जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे खास तौर पे जब पे करोगे ना, तो वहाँ पर आपके पास उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर डाउनलोड हो जाएंगे, डाउनलोड नहीं होंगे, सामने आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि वो सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं। तकरीबन 10 से 12 रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर टॉपिक डाउनलोड करोगे। फिर उन हर रिसर्च पेपर की समरी बनाओगे। अब समरी कैसे बनानी है ये आपको आपका जो थीसिस सुपरवाइज़र है वही बताएगा, क्योंकि हर किसी के समरी बनाने का स्टाइल जो है ना अलग है, लिटरेचर रिव्यू बनाने का स्टाइल अलग है। वो जो आप समरी बना रहे हो ना किसी भी रिसर्च पेपर की, उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। आपके लेवल तक, लेकिन लिटरेचर रिव्यू एक और चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपके लेवल तक जो भी आप पेपर डाउनलोड करते हो, रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हो, उसकी जो समरी बनाते हो उसको हम कहते हैं सिंपल लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू आप ऐसे ही करते हो। टॉपिक उठाया आपने, टॉपिक जाके गूगल स्कॉलर पे पेस्ट किया और उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर डाउनलोड किए, डाउनलोड करके उसकी समरी बनाई। जो भी रिसर्च पेपर्स हैं उनके अलग अलग से समरी बनाते गए, तो उन समरीज को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ये चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप इस इनिशियल सेमिनार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिटरेचर रिव्यू के सैम्पल्स कैसे होते हैं ये मैं आपको इसमें ही दिखाऊंगा। हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें ही अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू के सैम्पल्स कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड करो ना, तो उस रिसर्च पेपर से रिलेटेड रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क या रिसर्च पेपर किसने लिखा, किस जर्नल में पब्लिश कराया, और कौन कौन से पेज नंबर पे उसका रिसर्च जर्नल पब्लिश किया गया है। वो चीज़ आप लाजमी जो है ना डाउनलोड करने के बाद कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, लेट मी शो यू दैट गूगल स्कॉलर में आपको शो करूं, तभी आपको ज़्यादा बात समझ आएगी। लेट मी शो यू दैट।
Okay, I think this screen is visible to you in which there is Google Scholar 13 या ॿियो केरु ॿुधाए 13 Google Scholar वारा स्लाइड सम्झ में ॾिसण में अचे पियो? सर अञा ताईं हेॾे शो न थी आहे, नेटवर्क इश्यू जे करे शायद। ॿिए यस सर, कंहिं हाणे वटि शो थी कलाक वई। शो थी वई पई न? सर। ठीकु जी आहे। जी ये गूगल स्कॉलर तव्हां गूगल ते सर्च कंदो न त गूगल स्कॉलर जे नाले सां अलॻि साइट खुली ईंदो। सो उन साइट में तव्हांजो जेको बि टॉपिक आहे उहो हिते पेस्ट कंदोसि। पेस्ट करण खां पोइ तव्हां सर्च कंदो। सर्च करण खां पोइ हे डिफरेंट रिसर्च पेपर तव्हांजे साम्हूं अची वेंदा। ही सभु रिसर्च पेपर्स आहिनि। पोइ छा कंदो, उन रिसर्च पेपर खे क्लिक कंदो ऐं उन खे डाउनलोड कंदो। लेकिन डाउनलोड सां गॾु हिकिड़ी अहम शइ आहे, दैट इज़ दी रेफरेंस। और वो रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, कोई भी इवोल्यूशन ऑफ एजिंग बिहेवियर ऑफ वेस्ट इंजन ऑयल मॉडिफाइड एस्फाल्ट बाइंडर्स, ये रिसर्च पेपर मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ये तो डाउनलोड कर लिया मैंने। अब इसका रेफरेंस कहाँ से है? जो रेफरेंस आता है ना, वो यहाँ से आता है। ये जो डबल डॉट आपको शो हो रहे हैं, वो में डबल डॉट, ये 2 डॉट आपको शो हो रहे हैं। इस पे क्लिक करोगे तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का। यहाँ पर ये जो डबल डॉट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखें, मैंने क्लिक किया तो ये सारे रेफरेंस आ गए। ये सेम रेफरेंस हैं लेकिन स्टाइल्स अलग हैं। ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस है वो MLA स्टाइल में है, ये रेफरेंस है वो APA स्टाइल में है, ये रेफरेंस है शिकागो स्टाइल में है, ये हार्वर्ड में है, ये वगैरह वगैरह जो में भी है। अब यहाँ पर जो हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के रिसर्च रेफरेंसेस स्टाइल्स फॉलो होते हैं। वो हैं हार्वर्ड स्टाइल एंड APA स्टाइल। आप हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंस कॉपी करो तो भी सही है, अगर APA स्टाइल ऑफ रेफरेंस कॉपी करो तो भी सही है, आपकी मर्जी है। APA स्टाइल भी बेस्ट है और हार्वर्ड स्टाइल भी बेस्ट है। ठीक है। सो आपने रिसर्च पेपर जो भी आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप उसी रिसर्च पेपर का रेफरेंस आप कॉपी करोगे यहाँ से कॉपी करके किसी भी वर्ड पे वहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे, ताकि आपको पता चले कि जो भी आपने रेफरेंस लिटरेचर रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है उसका रेफरेंस कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस आपने डाउनलोड कर लिया है ऐसे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी तकरीबन सारे स्टूडेंट को कि भाई कहाँ अगर कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड करें तो उस रिसर्च पेपर का रेफरेंस कहाँ से लाएं। तो यहाँ से आप रेफरेंस कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी पेस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, इहो हाणे तव्हांखे रेफरेंस सेखारियो आहे। हाणे अचूं था बैक थी पंहिंजे प्रेज़ेंटेशन ते। Let me show you the presentation. Where is that? ओके, हाणे तव्हांखे जेका प्रेज़ेंटेशन हुई वापस उन प्रेज़ेंटेशन ते आया आहियूं। सो हम बात कर रहे थे ये लिटरेचर रिव्यू के बारे में। सो लिटरेचर रिव्यू इज़ दी पास्ट रिसर्च वर्क डन ऑन योर थीसिस टॉपिक या रिसर्च टॉपिक। तो करते कैसे हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और उन डाउनलोड्स की समरी बनाते हैं। समरी को फिर एक अलग तरीके से लिखते हैं या किसी भी वर्ड में रख देते हैं, उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ और नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम इस चीज़ का आंसर देते हैं कि वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस रिसर्च टॉपिक एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसर्च टॉपिक। भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। अगर इसको सेलेक्ट ना करते तो क्या होता, मसला क्या है, हम इस लिटरेचर रिसर्च टॉपिक को हम सेलेक्ट कर क्यों रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो भी मैंने ये जो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है, कौन सा रिसर्च टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द डिज़ाइन ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमन बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल। तो वेस्ट इंजन, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनते कैसे हैं। अच्छा, ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिट्यूमन बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल।
हाणे हिन जी जेका आहे न प्रॉब्लम स्टेटमेंट कीअं ठहंदी त तव्हां हितां स्टार्ट करे सघो था त की बिट्यूमिन इज़ वाइडली यूज्ड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स in the Pakistan, and normally the grade of bitumen used is 60-70 grade of bitumen वगैरह वगैरह, and but nowadays the payments are failing due to heavy temperature, heavy axial loadings and high temperatures. So the bitumen must need modification. एक चीज़ यहाँ पर उसके बाद आप बताओगे कि on the other hand the industrial waste or automobile waste is generating significantly worldwide, so we should incorporate those automobile waste in any technology. So it will be better to use waste engine oil in the modification of bitumen. ये चीज़ हो गई आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें आपने ये भी बताया कि भाई हमारे पास बिट्यूमन बहुत क्वांटिटी में हो रहा है, लेकिन अभी आज के दौर में फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिटोरेशन आ रही है, वो फेल हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम उन बिट्यूमन को हम मॉडिफाई करें किसी भी तरीके से। और ऑन द अदर हैंड आपने ये भी बताया कि भाई ये जो वेस्ट इंजन ऑयल है वो ये एक वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को अगर हम कहीं पर इनकारपोरेट करें तो ये अच्छी बात हो जाएगी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, भाई व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट टॉपिक, एंड अगर आपने कोई भी वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है तो वो क्यों मटेरियल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ETC उसके आंसर को हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। मीन्स कि जो आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है उसको अपने स्टेटमेंट में बयान करना, जिस वजह से आपने वो टॉपिक सिलेक्ट किया है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ये बात याद रखना कि रिसर्च एम्स नहीं होता है, एम होता है। कभी भी जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो रिसर्च एम्स नहीं बोलना, एम बोलना। एम एक होता है, उस एम को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। एक एम होता है, उसको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कितने भी हो सकते हैं। अब रिसर्च एम क्या होता है, रिसर्च एम इज सिंपली योर रिसर्च टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है ये आपका एम है। फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के कंडीशन में एम क्या है, द एम ऑफ दिस रिसर्च वर्क इज टू मॉडिफाई द बिट्यूमिन बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल। ठीक है, ये सिंपल एम हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके, भाई हाउ यू विल अचीव दिस पर्टिकुलर एम, जिस प्रोसीजर से, जिस स्टेप से आप इस एम को अचीव करोगे उनको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप लिखोगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क आर फलाना फलाना फलाना। फिर ऑब्जेक्टिव आप कैसे लिखते हो, ये आपको जो आपका पर्टिकुलर सुपरवाइज़र है वो आपको बताता है कि इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको शो करूंगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर स्लाइड में शो करूंगा कि रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या चीज़ है कि भाई जो आप इस रिसर्च को कैरी आउट करोगे वो कैसे करोगे, द मेथड ऑफ कैरिंग आउट दैट पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ कैरिंग दिस रिसर्च वर्क या डूइंग दिस रिसर्च वर्क और डूइंग दिस थीसिस। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है भाई लिटरेचर रिव्यू। आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। सेकंड स्टेप में आप बोलोगे कि हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में आप बोलोगे कि हमने हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया उसकी मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बोलोगे कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद हम कंक्लूजन देंगे। ये होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। हर किसी का रिसर्च मेथडोलॉजी अलग होता है। ख़ास तौर पे हम रिसर्च मेथडोलॉजी का फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो फ्लो चार्ट कैसे बनता है वो भी मैं आपको शो करता हूँ इसमें। अच्छा, उसके बाद हम बताते हैं स्कोप ऑफ द स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी में क्या चीज़ होती है कि भाई ये जो हमने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरान यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा, या हमारे इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। सिंपली ये चीज़ होती है स्कोप ऑफ स्टडी। आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद होते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि भाई अगर आप ये पर्टिकुलर रिसर्च वर्क करोगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के। ये हो गया एक्सपेक्टेड आउटकम। उसके बाद फाइनली आप रेफरेंसेस देते हो। रेफरेंसेस मींस जो जो भी आपने रिसर्च पेपर
के बारे में लिटरेचर रिव्यू किया है उसके आप रेफरेंसेस एंड स्लाइड में रख देते हो। जैसे मैंने आपको रेफरेंसेस हर रिसर्च पेपर का रेफरेंस निकालना सिखाया, तो वो जो भी रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस दोगे वो रेफरेंसेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे। और लिटरेचर रिव्यू में कम से कम 12 से 15 रिसर्च पेपर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। सो रेफरेंसेस में लाजमी है 12 से 15 रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस आ जाएंगे। बाकी हम ये भी करते हैं कि इंट्रोडक्शन में अगर कोई भी हमने पर्टिकुलर सेंटेंस लगाया तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस हमने कौन से रिसर्च पेपर से उठाया तो उस रिसर्च पेपर का भी हम रेफरेंस देते हैं इंट्रोडक्शन में। ये हर जो भी सुपरवाइज़र होता है वो उसका अलग अलग इस सुपरवाइज़र का तरीका होता है। कोई बोलते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन में आप भले रेफरेंस ना दो, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस हो। कोई बोलता है कि जो जो भी सेंटेंस दो उसके लास्ट में रेफरेंसेस लाजमी लगाओ कि भाई किस रिसर्च पेपर ने से आपने वो रेफरेंस उठाया है। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो सीक्वेंस है ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सीक्वेंस कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए। हमेशा याद रखना, कोई हमारे पास 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनको इसका पता नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, तो वो आपको नहीं बताएंगे कि ये सीक्वेंस ऐसे रखना चाहिए। तो आप लोग ये याद रख लेना कि सीक्वेंस हमेशा ऐसे होना चाहिए जैसे ये सीक्वेंस रखा हुआ है ना, ऐसे ही सीक्वेंस होना चाहिए। क्योंकि हमेशा सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर उस लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम फिर रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं। सो ये याद रख लेना कि सीक्वेंस बिगड़नी नहीं चाहिए। ओके, अब मैं आपको इन सारी चीज़ों के बताता हूँ, ये वन बाय वन के इंट्रोडक्शन कितना लिखना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू कितना लिखना चाहिए, ईटीसी। ओके, ये है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन इन्होंने पॉइंट्स में दिया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, लेकिन आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। अगर सेंटेंस फॉर्मेट में देना चाह रहे हो, पैराग्राफ फॉर्मेट में देना चाह रहे हो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में दे सकते हो। ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, यहाँ पर कंटिन्यू है इंट्रोडक्शन। 2 स्लाइड में इन्होंने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया है, जिसमें इसने रोड्स के बारे में बताया और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने टॉपिक के बारे में बताया या वेस्टर्न जर्नल के बारे में बताया। ये देखें ना, पिक्चर्स वगैरह शो किए हैं। और याद करें, प्रेजेंटेशन में जितनी फ़ोटोज़ ज़्यादा होंगी ना वो उतना प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ऐसे करते हैं, देखें, ये किसी भी एक रिसर्च पेपर की समरी है, किसी भी एक रिसर्च पेपर की। सो लिटरेचर रिव्यू जब भी करते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू की जब भी समरी बनाते हैं तो समरी बनाने का स्टाइल ये होना चाहिए, प्रोसीजर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी रिसर्च पेपर का आथर है उसका नाम आना चाहिए, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आना चाहिए वहाँ पर, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट में 1 दे रहे हैं ना, इस ब्रैकेट में 1 का मतलब है कि जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उसमें फर्स्ट रेफरेंस इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का है। रेफरेंसेस सेक्शन में जो भी रेफरेंस दिए गए हैं उसमें फर्स्ट रेफरेंस इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का है। इस ब्रैकेट में 1 का मतलब ये होता है। अच्छा, ये जो नाम है ना, एयरटेल प्लेस किया गया, इस एयरटेल के पीछे भी एक कहानी है। कम घणो थी वेंदो, पर हलो ठीकु आहे, ॿुधाए थो छॾियां मतां तव्हांखे ॿिया ॿुधाइनि न ॿुधाइनि। अच्छा, यानी एयरटेल जो मतिलबु छा हूंदो आहे, माना एयरटेल असां कीअं रखंदा आहियूं, या हीउ जेको नालो आहे, फर्स्ट नालो आहे, उहो असां कीअं रखंदा आहियूं। ॾिसो, हमेशा देखना, जब भी रिसर्च पेपर डाउनलोड करो तो वहाँ पर आथर के नेम्स होते हैं, ठीक है। देखना, अगर एक आथर है ना, अगर सिंगल आथर है तो उसका यहाँ पर हम पूरा नाम देते हैं, यहाँ पर पूरा नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तौकीर अली, तो ये यहाँ पर मैं पूरा नाम दूंगा कि भाई इस रिसर्च पेपर का के आथर का नाम है तौकीर अली, क्योंकि एक आथर है। अगर एक आथर है तो, अगर 2 आथर हैं तो हम देते हैं बीच में एंड, और जो भी नाम है वो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल तौकीर अली एंड रज़ाक संधू, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे तौकीर अली एंड रज़ाक संधू। अगर रिसर्च पेपर के जो आथर हैं वो 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तब हम एल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो कि भाई तौकीर अली कामा रज़ाक सत्तू कामा अशफाक अहमद जत्याल कामा फ़लाना दूसरा टीचर, फ़लाना दूसरा टीचर, 5 या 6 नाम हैं उसमें,
3 या 3 से ज़्यादा नाम है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑथर वहाँ पर लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा हुआ है तौकीर अली, तो उस फर्स्ट ऑथर का भी फर्स्ट नेम यूज़ करके हम एयरटेल लिखेंगे। फर्स्ट नेम तौकीर अली का फर्स्ट नेम क्या है, तौकीर। सो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे तौकीर एट एल। इस एयरटेल का मतलब है कि ऑल अदर्स जो भी उसके साथ इंक्लूडेड हैं या साथ हैं। इसका पर्टिकुलर फुल फॉर्म भी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब साथ रिलेटेड या किसी को पता है एयरटेल का मतलब क्या होता है? एयरटेल जो फुल फॉर्म अच्छे तो कंहिंखे चलो ठीक है, बाद में ॾिसी वठंदासीं, मतलब समझ में अची वञे तव्हांखे। 3 या 3 खां वधीक जेकॾहिं कोई बि रिसर्च आथर आहिनि त उहे उन जे फर्स्ट नेम खे यूज़ करे पोइ असां एयरटेल ॾींदा आहियूं। सो ही तव्हांखे लिटरेचर रिव्यू जो तरीक़ो आहे, ईअं तव्हां लिटरेचर रिव्यू कंदो। सो तक़रीबन 12 खां 13 लिटरेचर रिव्यू तव्हांखे करणा पवंदा आहिनि। 10 या 12 लिटरेचर रिव्यू कयो त बि गंज आहे। हाणे हिन में ॾिसिजो तक़रीबन 8 खनि त हिन में लिटरेचर रिव्यू हूंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इनमें स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही। अदा स्लाइड्स कंहिंखे स्लाइड शो विजिबल नथी थिए? सर पोइ अच्छा, ॿिए कंहिंखे स्लाइड विजिबल थिए पई? यस सर, यस सर, जी सर, असांखे स्लाइड शो थिए थी। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। बस हाणे ही लिटरेचर रिव्यू वारो कम एस ताईं कंप्लीट थियो। हाणे आहे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये एक पेज में सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है ना, वो आपका 3 लाइनों पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकता है, 4 लाइनों पे भी आ सकता है, 10 लाइनों पे भी आ सकता है। वो आपकी मर्जी है कितने लाइनों पे आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो या अपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को डिफाइन कर रहे हो। तो इसने एक पेज पे डिफाइन कर दिया है। इसमें यही सेम चीज़ें इसने लिखी होंगी जो मैंने आपको बताई कि भाई वेस्ट मटेरियल है उसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक स्लाइड का होता है। और याद रखें, कुछ स्टूडेंट करते हैं प्रॉब्लम स्टेट को बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी भी बुलेट पॉइंट्स में नहीं आती। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में आती है। इस चीज़ पे भी वो जो एक्सटर्नल आते हैं वो भी बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ये बुलेट फॉर्म में क्यों रखा है। उसके बाद है रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में मेरी एक स्लाइड आता है, उसमें ये लिखते हो कि भाई रिसर्च एम ऑफ दिस रिसर्च इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट इंजन ऑयल ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन या मॉडिफिकेशन ऑफ बिटुमेन बाय यूजिंग वेस्ट इंजन ऑयल। सो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बताते हो कि भाई इस थीसिस को करने में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं या कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ होंगे, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे, या हाउ वी कैन अचीव दिस पर्टिकुलर एम। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका है टू डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल बिटुमेन। भाई इन्होंने नॉर्मल बिटुमेन का इन्होंने प्रॉपर्टीज़ निकाली, उसके बाद ये वेस्ट इंडियन ऑयल मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे, फिर उनका कंपेयर करेंगे ईटीसी। ये आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं वो आपका जो टीचर होता है वो आपको सेट करके देता है तकरीबन। लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाए जाते हैं। उसके बाद होती है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी जो फ्लो चार्ट है वो ऐसे बनाया जाता है। हर किसी का अलग होता है, कंक्रीट वालों का अलग होता है, हाईवे वालों का अलग होता है, और जो इरिगेशन वगैरह वाले हैं वो उनका अलग अलग होगा। सो लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी का फ्लो चार्ट ऐसे बनता है जिसमें आप फिर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल या सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया, ईटीसी टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर बता रहा है ना, देखें टेस्ट ऑन नॉर्मल बिटुमेन ये और मॉडिफाइड बिटुमेन ये, और उसके बाद लास्ट में ये बोल रहा है कि भाई रिजल्ट्स एंड डिस्कशन करेंगे हम, जो भी इनके रिजल्ट्स होंगे उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे और फिर रिकमेंडेशन देंगे। ये होता है सारा रिसर्च मेथडोलॉजी। एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हो आप और सिंपली यहाँ पर रख देते हो, वो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पर 2 स्लाइड मिसिंग है, दैट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडी एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। स्कोप ऑफ स्टडी भी तकरीबन आप अगर 6 या 7 लाइनों में लिखते हो वो भी सही है कि भाई हम कर क्यों रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टडी को, रिसर्च वर्क को, और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो।
कि भाई हो सकता है मुझे ये एक्सपेक्टेड आउटकम आए, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड आउटकम आए, इसका एक्सपेक्टेड आउटकम इस पर्टिकुलर थीसिस का ये हो सकता है कि भाई वी विल बी एबल टू नो द इफेक्ट ऑफ वेस्ट इंडियन ऑयल ऑन द विटामिन, मे बी वी विल, सेकंड एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है कि भाई मे बी वी विल बी एबल टू मिनिमाइज द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, वेस्ट इंडियन ऑयल इंडस्ट्री, ETC ऐसे हो सकते हैं। फाइनली आप ऐसे रेफरेंसेस साइट करते हो। ये फर्स्ट रेफरेंस का मतलब है वहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ था ब्रैकेट में उसका रेफरेंस ये है। ये सारे APA स्टाइल में स्टूडेंट ने कॉपी किए हुए हैं, सारे APA स्टाइल में। सो आप भी जब रेफरेंसेस कॉपी करो तो आपकी मर्ज़ी है APA स्टाइल में करो या जो पर्टिकुलर हार्वर्ड स्टाइल है वो करो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये कंटिन्यू है, जितने भी रेफरेंसेस इसने दिए हैं सारे रेफरेंसेस ये रखेगा। तकरीबन 16-17 रेफरेंसेस इनिशियल सेमिनार में हो तो अच्छी बात है, या 10-12 भी चल जाते हैं, मसला नहीं। और लास्ट में थैंक यू की स्लाइड, टाटा बाय बाय। अदा इहो हूंदो तो तव्हांजो सॼो इनिशियल सेमिनार कीअं ठाहींदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे बाक़ी इनिशियल सेमिनार सां रिलेटेड कंहिंखे बि को क्वेश्चन हुजे त पुछी सघे थो। टॉपिक तव्हांखे जेको पंहिंजो टीचर हूंदो उहो तव्हांखे टॉपिक ॾींदो, पर असां थोरी एक्टिंग कंदा आहियूं त टॉपिक असांखे खणी अचो, 4-5 टॉपिक खणी अचो, उन 4-5 टॉपिक खे पोइ वरी असां साइड में उछलाए हिकिड़ो टॉपिक पाण ई ॾेई छॾींदा आहियूं। खैर, को भी क्वेश्चन है तो पूछो, रिकॉर्डिंग ऑफ था क्यों, या रिकॉर्डिंग ऑन हुजे, हलो ऑफ था क्यों बस।